बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चेन्नई में एक यूथ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पहुंचे। बीएसपी की एक बड़ी सभा तमिलनाडु में आयोजित की गई और तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखते चलिए। आकाश आनंद ने वहां संबोधन किया है। बहुत सारे लोग कौतूहल के साथ जानना चाह रहे हैं कि आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, किन मुद्दों पे मोटे तौर पे बातचीत की। और कल वो पहुंचे थे तमिलनाडु, आपके सामने तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पे उनका कार्यकर्ताओं ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके साथ रामजी गौतम जो कि राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद थे और साथ ही अशोक सिद्धार्थ वहाँ मौजूद थे और एक और प्रभारी बीएसपी के खासे युवा हैं नितिन सिंह, वो भी मौजूद थे। साथ में जो तमिलनाडु की पूरी प्रदेश इकाई है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद थे और अखबार में भी इसको लेके खबरें आई वहाँ और तैयारियां काफ़ी की गई थी। काफ़ी ज़्यादा जगह होर्डिंग्स और बीएसपी के झंडे तमिलनाडु में, चेन्नई में देखने को मिले और सुबह वहाँ तैयारियां पूरी हुई और उसके बाद जो एक वेन्यू था वहाँ वो संबोधन करने के लिए पहुँचे और खासे इंतज़ाम थे। काफ़ी अच्छे फ्लैक्स और होर्डिंग आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे और काफ़ी सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतज़ाम थे। बीवीएफ के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे कमांडो भी नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा था सुरक्षा के लिहाज से। और उसके बाद आकाश आनंद ने संबोधित किया। वेन्यू क्या है, कहाँ है, ये तो हमको मालूम नहीं पड़ा पर्चे में देख, क्योंकि अधिकतर जो होर्डिंग और पैम्फलेट वगैरह हमें नज़र आए वो सब तमिल में उसमें लिखा हुआ था। इंग्लिश में शायद ही कोई हमको पैम्फलेट या होर्डिंग नज़र आया हो। और वेन्यू जो है काफ़ी सुंदर है, शायद एक मैरिज वेन्यू है, शादी ब्याह यहाँ पे हुआ करती हैं। और उसके बाद आकाश आनंद ने संबोधित किया वेन्यू पे जाके और जो लाइव स्ट्रीम थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे कैमरे भी नज़र आ रहे हैं, पता नहीं वो किसके थे, शायद किसी प्राइवेट एजेंसी या न्यूज़ एजेंसी के हो सकते हैं, या हो सकता है कई बार बीएसपी की जो फुटेज है आकाश आनंद की वो बाद में निकल के आती है। आकाश आनंद ने संबोधित किया तो उसकी जो लाइव स्ट्रीम हुई है वो एक एमेच्योर लाइव स्ट्रीम है, उसमें आवाज़ नहीं आ पाई, बहुत अच्छी लोग सुन नहीं पाया आकाश आनंद क्या कह रहे थे। तो मैंने भी प्रयास किया कि आकाश आनंद किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो हेडफोन लगा के बारीकी से सुना और कुछ पॉइंट उसमें से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब और कांशीराम साहब के विचारों को बीएसपी ने देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। बहन जी ने यूपी में 4 बार की सरकार चलाई, सत्ता पर काबिज हुई और एक तरह से बाबा साहब का जो हुक्मरान बनने का सपना था वो पूरा किया। और आकाश आनंद ने कहा कि मुझे गर्व है कि वो ऐसे एक महान नेता के नेतृत्व में उनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के भी लोगों का तहे दिल से उन्होंने धन्यवाद किया जो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद रहे और अशोक सिद्धार्थ और तमिलनाडु के जो लीडरान हैं उनका धन्यवाद किया, उनकी काफ़ी तारीफ़ की इस कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ ही जो मुख्य रूप में उनके पॉइंट्स रहे वो ये कि डीएमके सरकार पे उन्होंने काफ़ी बड़ा हमला बोला है, क्योंकि डीएमके की सरकार जो है वो द्रविडियन मॉडल की बात करती है और एक तरह से बीजेपी को उन्होंने काफ़ी परास्त किया है कई बार और बीजेपी से लोहा लेने में सक्षम रहे हैं। लेकिन उन्होंने जातिवाद का आरोप लगाया। आकाश आनंद ने कहा कि डीएमके की सरकार भी उतनी ही जातिवादी मानसिकता की सरकार है, क्योंकि जो द्रविडियन मॉडल है उसमें उन्होंने कहा कि 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो कि SC ST को आवंटित की गई थी उसका क्या हुआ, उसका कब्ज़ा क्यों नहीं मिल पाया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि डीएमके सरकार में दलितों को उचित सम्मान और भागीदारी नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने 927,000 करोड़ जो कि छात्रों के लिए थे, डीएमके ने उसको केंद्र को वापस कर दिया और इस तरह से और क्या इसी तरह दलितों का प्रतिनिधित्व होगा और क्या इसी तरह से जो है दलितों के हित में वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया डीएमके की कार्यशैली पर, सरकार पर और उन्होंने कहा कि यही असली चेहरा है डीएमके सरकार का। हालांकि आकाश आनंद हिंदी में संबोधित कर रहे थे और साथ में उनके एक इंटरलोक्यूटर था, एक द्विभाषिया उनके साथ मंच पे मौजूद था जो कि अनुवाद लगातार कर रहा था तमिल में और वो हिंदी में अपनी बात रखते थे और वो तमिल में पढ़ के उनको जनता को सुनाता था। और उन्होंने कहा कि इसी तरह से केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो भी मन की बात सुनाते हैं और झोला उठा के चले जाएंगे, इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने कही। केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और 10 करोड़ नौकरियों को लेकर भी उन्होंने सवाल जो है केंद्र सरकार पे कहा और महंगाई की बात की और जॉब्स की बात की कि 2 करोड़ जॉब जो हैं 2 करोड़ 70 लाख जो है वो बीपीएल धारकों की संख्या 2014 में थी, लेकिन समय के साथ जो है वो बीपीएल की संख्या बढ़ गई। तो इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। जो बीएसपी सरकार में क्या कुछ हुआ ये भी उन्होंने बताया। तो एक वेल ऑर्गेनाइज सभा थी
वेल मैनेज सभा थी और बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ही जिसे आप कहते थे अरेंजमेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कह सकते हैं हाई प्रोफाइल थे, बहुत व्यवस्थित तरीके से थे। बस एक ही इसमें सबसे बड़ा जो लेक्यूना था, जो कमी नज़र आई, जो कि बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वही सबसे अहम था, वो ये कि वहाँ मौजूद जनता तक तो बात चली गई, लेकिन उत्तर भारत और पूरे भारत के जो लोग बीएसपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनना चाह रहे थे, वो नहीं पता लगा क्योंकि लाइव स्ट्रीम अच्छी तरह नहीं हो पाई। कैमरे तो वहाँ लगे हुए थे और वहाँ पे एक तरह से कई तरह के कैमरे वहाँ पे लगे हुए थे, तो हो सकता है कि बाद में एक बहुत HD क्वालिटी की फुटेज आ जाए। तमिलनाडु में बीएसपी का खाता नहीं खोला है आज तक और बीएसपी ने कई चुनाव वहाँ लड़े हैं। शुरुआत में बीएसपी ने 10, 11, 12 सीटों पे चुनाव लड़े, फिर बढ़ते बढ़ते 150 कभी 193 सीटों पे लड़े, लेकिन बसपा को सफलता हासिल नहीं हुई। वोट का प्रतिशत की भी हम बात करें तो तमिलनाडु में बीएसपी ने 1% का आंकड़ा कभी पार नहीं किया है और एक आधी सीट छोड़ दें किसी चुनाव में तो सभी सीटों पे बसपा की आज तक जमानत जब्त हुई है। तेलंगाना फ्रूटफुल बसपा के लिए कभी नहीं रहा है और क्योंकि उत्तर भारत से दूर का वो इलाका है दक्षिण में और वहाँ पे जो बीएसपी का मॉडल है वो नहीं वहाँ पे पनप पाया है। लेकिन इस बार जो एक नया टर्म जो सुनने को मिला और जो देखने को मिला वो टर्म था जय भीम मॉडल। जो वहाँ के होर्डिंग्स थे, जो बिलबोर्ड्स थे, जो साइन बोर्ड, जो उसके ऊपर जय भीम मॉडल की बात की गई है कि जय भीम मॉडल के बारे में तो जो बीएसपी सरकार में काम हुए थे बहन मायावती के कार्यकाल में उसके बारे में बताया आकाश आनंद ने। तो जय भीम मॉडल जो है एक ये बहुत कैची फ्रेज़ है, इसको डेवलप करना चाहिए और डिफ़ाइन करना चाहिए कि ये क्या है जय भीम मॉडल, और एक तरह से ये मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट की जो कमी है उसको पूरा कर सकता है बीएसपी के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ गुजरात मॉडल है, कहीं दिल्ली मॉडल है और सभी मॉडल की जब पोल खुल रही है तो अगर बीएसपी भी अपना एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस डेवलप कर लेगी तो ये बीएसपी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो दक्षिण के राज्य हैं इसमें जो भी मेहनत है वो तो ठीक है, चलिए समय है तो समय का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन असली जो कवायद बसपा की होनी चाहिए वो उत्तर प्रदेश ही होनी चाहिए या फिर वो राज्य होने चाहिए जहाँ पे 10-10 विधायक बसपा जीत चुकी है या फिर कई राज्यसभा के कई लोकसभा के जो सांसद हैं बसपा जिता पाई है, क्योंकि 24 में लोकसभा के चुनाव हैं और आपको एफर्ट टू आउटपुट जो रेशो है वो दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत ख़राब रहेगा। इस बात को मान के चलिए, आप चाहे कितनी सभा कर लें, कुछ भी कर लें, वहाँ सरकार बनाने के करीब या बड़ी भागीदारी का सवाल नहीं पैदा होता। तो इसलिए वहाँ पे जो मेहनत की जाए वो सोच समझ के की जाए कि इस मेहनत का कुछ आउटपुट निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। और आज ही मैं ट्वीट कर रहा था कि राजनीतिक दलों की सारी गतिविधि, सारी कवायद का एकमात्र पैमाना होता है वो है वोट। अगर आपको वोट पड़ रही हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आपने वोट नहीं पढ़ पाती तो इसका मतलब आपकी मेहनत बेकार जा रही है। मतलब इस तरह से आपको एफर्ट करना चाहिए कि वो वोट में तब्दील हो पाए। यूपी की चुनौती तो है ही, 3 राज्यों के चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आ रहे हैं, साथ में तेलंगाना का भी चुनाव आ रहा है। तो और ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी। बीएसपी साउथ में, तेलंगाना में अच्छा कर सकती है RS प्रवीण कुमार के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव आते आते क्या कुछ होता है, टिकट वितरण कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो तेलंगाना जैसा राज्य है या केरल जैसे राज्य हैं या पश्चिम बंगाल है या गुजरात है, इन राज्यों में बसपा ने खाता नहीं खोला है, महाराष्ट्र में खाता नहीं खोला है। तो बीएसपी को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे कितना एफर्ट लगाना है, क्योंकि ये जो आज की सभा थी ये एक बड़ी सभा थी और इस बड़ी सभा में खर्चा भी हुआ होगा, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ और अगर गतिविधि के हिसाब से कहा जाए तो लुक्स वेरी गुड, अच्छा लग रहा है देखने में, तो पार्टी के समर्थकों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये ज़रूरत उत्तर भारत में ज़्यादा है, मतलब कोई दिन ज़ाया नहीं करना चाहिए। आकाश आनंद को भी स्टार्ट स्टॉप जो एक फिनोमिना है उससे बचना चाहिए कि कभी तो वो एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो ये राहुल गांधी के तर्ज पे चलने की जो फितरत है उससे बचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पे भी आरोप लगते हैं कि कभी कभी तो बहुत एक्टिव होते हैं, कभी वो विदेशों में छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो पॉलिटिशियन कोई पार्ट टाइम या आधा अधूरा नहीं होता, पॉलिटिशियन फुल टाइम होता है, 24 घंटा उसका केवल राजनीति और इंट्रैक्शन में ही होना चाहिए। आकाश आनंद एक पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो बहुत साफ हो गया, बहन मायावती उनको स्टैब्लिश करना चाहती हैं और लंबे समय से वो नहीं पार्टी के साथ शुरुआती संघर्ष में नहीं साथ थे और अपने युवा अवस्था के बाद ही वो मैनपुरी की रैली के बाद से, जब मैनपुरी में बहन जी के ऊपर प्रतिबंध लग गया था, तब उन्होंने अपना पहला संबोधन किया था। उसके बाद वो दर्जनों संबोधन पूरे भारत में कर चुके हैं, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं, क्या उनको अचीव करना है, ये बहुत बारीकी से एनालाइज कर लें
क्योंकि जो आपका एफर्ट टू आउटपुट रेशो है वो कई राज्यों में बहुत ख़राब होगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगाएं, 100 सफाई कर लें, वहाँ पे 2 4 5 सीटों से फालतू कुछ हो ही नहीं सकता। वो भी ब्राइटर साइड पे अगर आप देखेंगे तब, अदरवाइज़ तो वहाँ आज तक परिणाम नहीं आए कई राज्यों में। और जहाँ आ सकते हैं वहाँ पे अगर कोई गतिविधि नहीं है तो फिर ये एक तरह से जो पूरी आपकी राजनीति है उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया जाता है, क्योंकि 24 में अगर यूपी में वापसी नहीं करते, विधानसभा में अपना आंकड़ा नहीं बढ़ाते, क्योंकि एक विधायक है, एक राज्यसभा सांसद हैं और 10 लोकसभा के सांसद हैं, तो ये सबसे बड़ा चुनौती रहेगी। और आकाश आनंद को भी इसी तर्ज पे सोचना चाहिए। अगर वो सोच रहे हैं कि मैं पूरे देश में घूम के बड़े नेता के रूप में उभर के आ जाऊंगा, तो चीज़ें इतनी आसान और सरल नहीं हैं। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। आकाश आनंद ने चेन्नई में बड़ी सभा संबोधित की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, DMK पे हमला बोला है। आप इस पे अपनी कमेंट करें, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।